नमस्कार। रिनल सिस्टम की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिनल सिस्टम में अभी तक अपन ने डिस्कस किया है इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और रिनल सिस्टम के किसी भी बीमारी या डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए जो डायग्नोस्टिक टूल हम काम में लेते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिनल सिस्टम के डिसऑर्डर या बीमारियों के बारे में। लेकिन डिजीज पढ़ने से पहले अपन एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है एडिमा। हम उसमें बार बार साइन एंड सिम्टम में देखेंगे, चाहे वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, चाहे वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो या फिर हो रिनल फेलियर। उसमें हमें बार बार इडिमा वर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम समझें कि बेसिकली इडिमा होता क्या है। तो देखिएगा, अपन ने यहां पर इडिमा के बारे में लिखा हुआ है। हमने लिखा है स्वेलिंग विच कॉज्ड बाय एक्सेस फ्लूइड कलेक्शन इन बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू के अंदर एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से स्वेलिंग हो जाना टिश्यू में क्या कहलाता है? इडिमा। सिंपल हमने लिखा है बॉडी के जो टिश्यू है उनके अंदर एक्सेस फ्लूइड कलेक्शन होने की वजह से उन टिश्यू में स्वेलिंग हो जाना ही क्या कहलाता है? इडिमा कहलाता है। और यहां पर अपन ने डायग्राम से भी दिखाया है, देखिएगा ये पेडल इडिमा है। यहां पर लेग में जो टिश्यू है उसमें एक्सेस फ्लूइड रिटेन हुआ है, फ्लूइड कलेक्ट हुआ है और वहां पर दोनों लेग में आप देखेंगे कि आपको स्वेलिंग दिखाई दे रही है। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये इडिमा का एग्जाम्पल है। तो पहली थिंग्स तो अपन ने यहां पर यही सीखी है कि बॉडी के टिश्यू में एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट हो जाना या फ्लूइड रिटेंशन हो जाना और उसकी वजह से टिश्यू के अंदर स्वेलिंग आ जाना ही क्या कहलाता है? इडिमा कहलाता है। अब देखिएगा, अपन इडिमा के बारे में कुछ और जानकारियां यहां पर लेते हैं। अगर हम बात करें कि इडिमा कितने टाइप्स का होता है, तो पहला अपन ने फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लिखा है। देखिए, जनरलाइज्ड इडिमा। जनरलाइज इडिमा और उसका ये डायग्राम है। देखिए, जनरलाइज इडिमा का मतलब है वॉल बॉडी के अंदर फ्लूइड कलेक्शन हो जाना। बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में फ्लूइड कलेक्ट ना होकर के पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाना, उसी को हम कहते हैं जनरलाइज इडिमा। जनरलाइज मींस पूरी बॉडी के अंदर इडिमा डेवलप हो जाना, पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाना, पूरी बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन हो जाना टिश्यू में। और जो जनरलाइज इडिमा होता है उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है कि जनरलाइज इडिमा के लिए जो टेक्निकल टर्म्स हम काम में लेते हैं मेडिकल साइंस में, वो वर्ड है एनासार का। एनासार का जनरलाइज इडिमा को हम क्या कहते हैं? एनासार का। एनासार का मींस जनरलाइज इडिमा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एनासार का क्या है या जनरलाइज इडिमा के लिए कौन सी टर्म्स अपन काम में लेते हैं, तो आंसर देंगे एनासार का। दूसरा लिखा है लोकलाइज इडिमा। अगर पूरी बॉडी के अंदर या फ्लूइड कलेक्शन ना हो, इडिमा ना हो और बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में, मान लीजिए इस एक एक्सट्रीमिटी के अंदर, मान लीजिए एक सिंगल लेग के अंदर, मान लीजिए एक अपर लिम्ब के अंदर, किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर फ्लूइड कलेक्शन हो जाना, वो कहलाता है लोकलाइज इडिमा। लोकलाइज इडिमा मतलब वॉल बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन ना होकर के बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में, वो कहलाता है लोकलाइज इडिमा। जबकि पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाना और फ्लूइड कलेक्शन की वजह से इडिमा होना क्या कहलाता है? जनरलाइज इडिमा या एनासार का कहलाता है। यहां पर डायग्राम बी के अंदर देखिएगा, हमने यहां पर लोकलाइज इडिमा को दिखाया है। उसकी जो एक लोअर लिम्ब है, एक्सट्रीमिटी है, उसके अंदर आपको फ्लूइड कलेक्शन दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी वाली एक्सट्रीमिटी देखेंगे तो आप नॉर्मल दिखाई दे रही है। तो ये इस प्रकार का इडिमा जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में है, इसलिए इसको अपन कहते हैं लोकलाइज इडिमा। जबकि डायग्राम ए के अंदर आप देख रहे हैं इस बच्चे की वॉल बॉडी के अंदर इडिमा है और वॉल बॉडी के अंदर इडिमा होना क्या कहलाता है? जनरलाइज इडिमा। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो यस और नो। उसके बाद में नेक्स्ट अपन कुछ और डिफरेंट टाइप है इडिमास के, उसको देखते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू हार्डनेस, कितनी हार्डनिंग है इडिमा की, कितना पार्ट पर्टिकुलर पार्ट हार्ड हुआ, उसके अकॉर्डिंग इडिमा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पिटिंग इडिमा और एक होता है नॉन पिटिंग इडिमा। पिटिंग इडिमा का मतलब यह होता है कि वहां पर जहां फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, अगर उस पर्टिकुलर पार्ट को आप प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो वहां पर एक खड्डा बन जाएगा और वहां का जो फ्लूइड है वो आसपास में बिखर जाएगा। उस पर्टिकुलर पार्ट को जब आप कंप्रेस करेंगे तो वहां से फ्लूइड पेरिफेरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आसपास में बिखर जाएगा और वहां पर क्या बनेगा? एक पिट बनेगा, खड्डा का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऐसा इडिमा जिसको कंप्रेस करने पर वहां पर पिट फॉर्मेशन हो रहा हो या खड्डा बन रहा हो, उस इडिमा को हम कहते हैं पिटिंग इडिमा। जबकि एक दूसरे प्रकार का इडिमा होता है जिसमें उस स्वेलिंग वाले पार्ट को कंप्रेस करने पर वहां पर किसी भी प्रकार का पिट फॉर्मेशन या खड्डा नहीं बनता है। उस प्रकार का एडिमा जिसके अंदर पिट फॉर्मेशन ना हो या खड्डा ना बने,
उस इडिमा को हम कहते हैं नॉन पिटिंग इडिमा। तो हार्डनिंग के अकॉर्डिंग या हार्डनेस के अकॉर्डिंग इडिमा दो प्रकार के होते हैं। अगर इडिमा वाले पार्ट को कंप्रेस करने पर वहां पर खड्डा बन रहा हो, पिट फॉर्मेशन हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं पिटिंग इडिमा। और अगर इडिमा वाले पार्ट को कंप्रेस करने पर वहां पर पिट फॉर्मेशन ना हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन पिटिंग इडिमा। उसके बाद में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जब भी हम जनरलाइज इडिमा की बात करते हैं, अगर किसी पर्सन की वॉल बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, जनरलाइज इडिमा हो रहा है, तो जो जनरलाइज इडिमा होते हैं वो सबसे पहले आई के आसपास से शुरू होता है। यानी कि सबसे पहले कहां से शुरू होगा? आई के आसपास से, इस पेरी ऑर्बिटल रीजन में। और ऐसा इडिमा जो पेरी ऑर्बिटल रीजन के अंदर होता हो उसको हम कहते हैं पेरी ऑर्बिटल इडिमा। जब भी किसी पर्सन की वॉल बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन या जनरलाइज इडिमा होता है तो सबसे पहले वो पेरी ऑर्बिटल रीजन से होता है। यानी कि अगर आपसे पूछें कि जनरलाइज इडिमा की शुरुआत कहां से होती है, तो आप आंसर देंगे पेरी ऑर्बिटल रीजन से। उस रीजन से होने की वजह यह होती है, एक तो यहां पर माइनर कैपिलरीज होती है जहां से फ्लूइड लीकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और दूसरा यहां पर लूज सपोर्टिंग टिश्यू होता है। और जहां पर लूज सपोर्टिंग टिश्यू होता है वहां पर फ्लूइड कलेक्ट होने के लिए स्पेस इजीली मिल जाता है, जल्दी मिलता है। और जहां पर फ्लूइड कलेक्शन के लिए इजीली स्पेस मिलेगा वहां पर फ्लूइड कलेक्ट जल्दी होगा। और इस प्रकार का जनरलाइज इडिमा जो होता है वो सबसे पहले कहां से शुरू होता है? पेरी ऑर्बिटल रीजन से। यहां तक क्लियर है क्या? तो अभी तक जो सूचनाएं अपन ने एकत्रित की है इडिमा के बारे में, सबसे पहले अपन ने बात की कि इडिमा होता क्या है। तो हमने बात की थी कि इडिमा बेसिकली स्वेलिंग है टिश्यू की। बॉडी टिश्यू के अंदर एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट हो जाने की वजह से टिश्यू में स्वेलिंग हो जाना इडिमा कहलाता है। सेकंड अपन ने बात की कि इडिमा को अगर अपन उसके डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो वॉल बॉडी के अंदर इडिमा होना जनरलाइज इडिमा या एनासार्का कहलाता है, जबकि बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इडिमा होना लोकलाइज इडिमा कहलाता है। देन अपन ने बात की उसकी हार्डनिंग के अकॉर्डिंग, अगर स्वेलिंग वाले पार्ट को कंप्रेस करने पर वहां पर पिट फॉर्मेशन या खड्डा बन रहा है तो उसको हम पिटिंग इडिमा कहते हैं। और अगर स्वेलिंग या इडिमा वाले पार्ट को कंप्रेस करने पर वहां पर पिट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो नॉन पिटिंग इडिमा कहलाता है। देन अपन ने बात की कि जब भी किसी पर्सन की बॉडी में जनरलाइज इडिमा होता है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले पेरी ऑर्बिटल रीजन में होती है, और उसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो यहां पर जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वो बहुत माइनर कैपिलरीज होती है जिससे फ्लूइड लीकेज इजीली हो जाता है, और दूसरा इस पेरी ऑर्बिटल रीजन में जो टिश्यू होते हैं वो लूज सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, वहां पर फ्लूइड कलेक्ट होने के लिए स्पेस इजीली मिल जाता है। इसलिए जब भी जनरलाइज इडिमा होते हैं वो पेरी ऑर्बिटल रीजन से स्टार्ट होते हैं। अब हम बात करें कि इडिमा की फिजियोलॉजी क्या है, इडिमा किस प्रकार से डेवलप होता है। अगर हम इडिमा के डेवलपमेंट की बात करें तो देखिएगा, ये मान लीजिए एक टिश्यू है, टिश्यू है तो ऑब्वियसली किससे मिलकर के बना होगा? सेल से मिलकर के बना होगा। ये एक टिश्यू है और टिश्यू किससे मिलकर के बना है? सेल से मिलकर के बना है। हमें पता है हर जगह टिश्यू को ब्लड देने के लिए ब्लड सप्लाई के लिए आर्टीरियोल्स आते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है आर्टरी, और आर्टरी से आगे आर्टीरियोल्स बनते हैं। आर्टीरियोल से आगे की ओर बनेगी आर्टीरियल कैपिलरीज। उसके बाद में उसी टिश्यू लेवल पर एनास्टमोसिस होता है माइक्रो सर्कुलेशन का, और आर्टीरियल कैपिलरीज आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो हम आंसर देंगे ये वीनस कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। और ये वीनस कैपिलरी से आगे क्या बनता है? वेन्यूल्स। उसी के साथ साथ जहां पर भी टिश्यू होता है वहां पर अपन देखते हैं कि कुछ लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक्स पाई जाती है जो कि लिम्फ को ड्रेनेज करने का काम करती है। ये मान लीजिए लिम्फ वेसल्स है। इस प्रकार से अभी तक अपन ने बात की इस डायग्राम में, मान लीजिए ये एक टिश्यू है। टिश्यू है तो ऑब्वियसली सेल से मिलकर के बना होगा।
अब जहां पर भी सेल्स है, काम करने के लिए उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिए। तो सेल के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को लेकर के आती है आर्टरी, आर्टरी से आगे आर्टीरियोल्स बनते हैं, आर्टीरियोल से आर्टीरियल कैपिलरीज बनती है। अब आप बताएं, ये जो आर्टीरियल कैपिलरीज है, यहां पर जो इसमें ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है या ऑक्सीजनेटेड? तो हम आंसर देंगे कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी कि इसके अंदर एक तो ऑक्सीजन होगी और साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे। और हमें पता है सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों की जरूरत होती है, यानी इन दोनों की डिमांड होती है। अगर हम बात करें तो एक जो ब्लड वेसल्स होती है, एक ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा भी होता है, ब्लड सेल्स भी होती है और प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती है। प्लाज्मा भी होता है, ब्लड सेल्स भी होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती है। और एक ब्लड वेसल्स के अंदर दो प्रकार के प्रेशर काम करते हैं। एक प्रेशर काम करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेशर पानी का होगा। और दूसरे प्रकार का प्रेशर होता है, वो प्रेशर कहलाता है ऑनकोटिक प्रेशर। दो प्रकार के प्रेशर होते हैं, एक होता है ऑनकोटिक प्रेशर और एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। याद रखिएगा, जो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ये तो प्लाज्मा या इस ब्लड वेसल्स में जो पानी रन कर रहा है उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर है, जबकि ये ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है ये प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन आपने नाम सुने होंगे, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उनके द्वारा बनाया गया प्रेशर कहलाता है ऑनकोटिक प्रेशर, जबकि प्लाज्मा या पानी का जो प्रेशर होता है वो कहलाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कोशिश करता है कि फ्लूइड यहां से ब्लड वेसल से बाहर निकल जाए, लीक हो जाए, यानी कि फ्लूइड को इस ब्लड वेसल से बाहर निकालने के लिए या लीकेज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल प्रेशर होता है वो तो कहलाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जबकि जो ये ऑनकोटिक प्रेशर है ये कोशिश करता है या तो यहां से फ्लूइड को लीकेज ना होने दिया जाए, फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर रोकने का काम करता है ऑनकोटिक प्रेशर, और अगर फ्लूइड गलती से भी बाहर निकल गया है तो उस फ्लूइड को वापस ब्लड वेसल्स के अंदर खींचने का काम करता है ऑनकोटिक प्रेशर। यानी कि दो प्रकार के प्रेशर अपन ने डिस्कस किए हैं ब्लड वेसल्स में। पहला प्लाज्मा के द्वारा लगाया गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसका काम होता है वो फ्लूइड को ब्लड वेसल से बाहर निकालने का, धक्का देने का या लीकेज करवाने का काम करता है। जबकि प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा दूसरा जो प्रेशर है वो ऑनकोटिक प्रेशर कहलाता है। वो दो काम करता है, या तो कोशिश करता है कि फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर रोक के रखें, लीकेज ना होने दें, और अगर फ्लूइड बाहर निकल गया है तो उस वापस फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर खींचने का काम करता है। यानी कि फ्लूइड को ब्लड वेसल से बाहर निकालने का काम तो करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जबकि ब्लड वेसल्स के अंदर वापस लाने का या रोक के रखने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है ऑनकोटिक प्रेशर के द्वारा। अगर अपनी बात करें बॉडी की जो सेल्स है, ये जो सेल मान लीजिए यहां पर काम कर रही है, काम करने के लिए आप बताएं इन सेल को कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम कह सकते हैं इस सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और इस सेल को काम करने के लिए न्यूट्रिएंट की भी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी और न्यूट्रिएंट की भी जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेल के निरंतर काम करने के बावजूद, निरंतर काम करने की वजह से इस सेल के पास में कौन लिबरेट होगा, तो हम कहेंगे CO2। सेल के काम करने से यहां पर CO2 लिबरेट होगी। और दूसरा, अगर अपन बात करें कि और क्या लिबरेट होगा, तो हम कहेंगे इन सेल के पास में वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे जिनको कि बाहर निकालना है। यानी कि हमने यहां पर देखा कि सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की तो जरूरत होती है, और सेल के काम करने से सेल के पास में CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिनको बाहर निकालने की जरूरत होती है। अब यहां पर ऐसी क्या मैकेनिज्म होती है कि आर्टीरियल कैपिलरीज में जो ब्लड आता है वो तो आता है ऑक्सीजनेटेड और उसमें होते हैं न्यूट्रिएंट, लेकिन जब भी हम वीनस ब्लड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वीनस ब्लड जो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होता है, साथ में उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, साथ में न्यूट्रिएंट होते हैं, और जो वीनस रिटर्न आता है, जो वीनस ड्रेनेज आता है, वापस उसमें CO2 और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो ऐसी इस टिश्यू के लेवल पर क्या मैकेनिज्म होती है कि उसके अंदर जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है वही आगे जाकर के डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, और जिस ब्लड में न्यूट्रिएंट आते हैं उसी ब्लड में आगे जाकर के वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यू है,
जितने भी टिश्यू है, हर टिश्यू के पास में जब भी ये आर्टीरियल ब्लड जाता है, आर्टीरियल एंड है ये मान लीजिए, और ये इस तरफ जो है ये वीनस एंड है। अपनी बॉडी के नॉर्मली अपनी बॉडी के हर आर्टीरियल एंड के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है सॉरी, आर्टीरियल एंड पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि अगर अपन बात करें तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये अबनॉर्मल नहीं है। अपनी बॉडी के हर टिश्यू में आर्टीरियल एंड जो होता है उस एंड पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है। और अगर अपन बात करें तो अपनी बॉडी के हर टिश्यू में वीनस एंड के ऊपर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो वॉल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए अपन कह रहे हैं कि जो आर्टीरियल एंड होता है टिश्यू में, उस आर्टीरियल एंड के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है। और वीनस एंड के ऊपर इसका जस्ट ऑपोजिट है, ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो आप देखिएगा, यहां पर मान लीजिए इस आर्टीरियल कैपिलरीज के अंदर ब्लड आ रहा है, ब्लड के साथ साथ प्लाज्मा भी है, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर आर्टीरियल एंड के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब जब ज्यादा होगा, क्या आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इस कैपिलरी से फ्लूइड लीकेज होगा, लीकेज होकर के सेल के आसपास में सर्कुलेट होगा। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहां पर ज्यादा है तो इस वजह से फ्लूइड यहां से आर्टीरियल एंड से क्या होगा, लीक होगा, और फ्लूइड लीक होकर के सेल के आसपास में जाएगा, और जाना जरूरी भी है। फ्लूइड यहां से लीक होकर के सेल के पास में जाएगा तो उस फ्लूइड या प्लाज्मा के साथ डिसोल्व होकर के यहां से इस ब्लड से निकल करके ऑक्सीजन भी कहां चली जाएगी, सेल के पास में चली जाएगी। और जब ये फ्लूइड लीकेज होगा तो इस फ्लूइड के साथ डिसोल्व होकर के ग्लूकोज या अगर अपन बात करें न्यूट्रिएंट भी कहां चले जाएंगे, सेल के पास में चले जाएंगे। यानी कि जब आर्टीरियल एंड से फ्लूइड लीकेज होकर के सेल के पास में जा रहा है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी डिसोल्व होकर के चली जाएगी सेल के पास में, और न्यूट्रिएंट भी चले जाएंगे डिसोल्व होकर के सेल के पास में। और हमें पता है सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ही तो चाहिए। अब मान लीजिए ये एक टिश्यू था, नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर आर्टीरियल एंड पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा था, इस वजह से फ्लूइड लीकेज होकर के सेल के पास में गया, और मान लीजिए यहां पर 20 ml फ्लूइड लीकेज हुआ, और 20 ml फ्लूइड जब सेल के आसपास में गया तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन भी उसके साथ चले गए। और उसी दौरान कुछ छोटी साइज की प्लाज्मा प्रोटीन, जनरली तो प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज नहीं होती है, लेकिन कुछ स्मॉल साइज की प्लाज्मा प्रोटीन भी लीकेज हो गई। यानी कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी लीकेज होकर के बाहर निकल गए। अब ये जैसे ही अगर वीनस एंड की बात करें तो वीनस एंड में अपन ने बात की है कि ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा है, जबकि हाइड्रोस्टेटिक कम है। और हमें पता है ऑनकोटिक प्रेशर का काम होता है एक तो फ्लूइड को लीकेज होने से रोकना, और अगर लीकेज हो गया तो वापस से उसको खींच करके वेसल्स में लाना। अब अगर यहां पर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा है तो आप बताएं क्या ये ऑनकोटिक प्रेशर जो फ्लूइड लीकेज हुआ है उस फ्लूइड को वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर खींचने का काम करेगा? यस, ये वापस से इसको ब्लड वेसल्स के अंदर लेके आएगा। जो फ्लूइड यहां पर लीकेज हुआ है ये फ्लूइड वापस से कहां पर आएगा, इस वीनस सप्लाई में आएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो ये वीनस एंड है, वीनस एंड के ऊपर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा है, और वो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो फ्लूइड यहां पर लीकेज होकर के बाहर निकला है वही फ्लूइड वापस से किस में आ रहा है, वेसल्स में आ रहा है। और मान लीजिए अगर अपन बात करें तो ये फ्लूइड जितना 20 ml यहां से लीक होकर के बाहर निकला था, वो 20 ml फ्लूइड से वापस से किस में आ गया है, इस वेन्स के अंदर आ गया है, या इस वीनस कैपिलरीज के अंदर आ गया है। 20 ml फ्लूइड लीकेज हुआ आर्टीरियल एंड से, जब फ्लूइड बाहर गया तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेके गया, लेकिन वीनस एंड से ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वापस से वो फ्लूइड को खींच करके किस में ले आए, वीनस कैपिलरीज में। अब ये 20 ml वापस फ्लूइड अंदर आ गया इस वीनस कैपिलरीज में, तो जब ये फ्लूइड वापस अंदर आ रहा था वो सेल के पास में से किसको लेकर के आ गया, एक तो ये लेकर के आ गया CO2 को, और साथ ही साथ ये किसको लेके आ गया, वेस्ट प्रोडक्ट को। तो अब आप देखें सेल की सर्विस हो गई, आर्टीरियल एंड से फ्लूइड बाहर गया, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दे दिए गए, और वीनस एंड से जब वापस वेसल्स के अंदर आया तो ये CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट लेके आ गया। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट निकल गए, सेल को दे दिए गए,
और जब वापस वीनस एंड की तरफ ब्लड आ रहा है तो उसमें CO2 और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन ले आए गए। इस प्रकार से ये जो ब्लड वापस वीनस रिटर्न जा रहा है, अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब यहां पर 20 ml फ्लूइड लीकेज हुआ और यहां से वापस 20 ml फ्लूइड को कलेक्ट कर लिया गया। अब आप बताएं क्या इस टिश्यू में कहीं पर भी फ्लूइड कलेक्शन हुआ है? अभी तक आंसर जाएगा नहीं हुआ है। दूसरा, यहां पर अपन ने बात की कि कुछ स्मॉल साइज की प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकल गई थी। इन प्लाज्मा प्रोटीन को इस लिम्फेटिक्स के द्वारा यहीं से क्या कर लिया गया? ड्रेन आउट कर लिया गया। अब अगर एक पर्सन के अंदर ये मैकेनिज्म हो तो फ्लूइड यहां से लीकेज हुआ, सेल की सर्विस हुई, फ्लूइड वापस वीनस रिटर्न में आ गया। कुछ स्मॉल साइज की प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकली, उन प्लाज्मा प्रोटीन को लिम्फेटिक्स के द्वारा ड्रेन कर लिया गया। अब इस वॉल मैकेनिज्म में आप देखें, सेल की सर्विस हो गई, ऑक्सीजन दे दिया, न्यूट्रिएंट दे दिए, CO2 निकाल ली गई, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल ली गई। किसी भी प्रकार का टिश्यू में फ्लूइड का कलेक्शन नहीं हुआ है। और दूसरा, हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा प्रोटीन भी लीकेज हुए थे मॉलिक्यूल, उनको भी लिम्फेटिक्स के द्वारा ड्रेन कर लिया गया। तो क्या इस पर्सन में किसी भी प्रकार का एडिमा हुआ है? नहीं हुआ है। ये तो होती है एक नॉर्मल मैकेनिज्म अपनी बॉडी के हर एक टिश्यू में। इस मैकेनिज्म के द्वारा ही हमारी बॉडी की सेल की सर्विस की जाती है। अब हम पढ़ते हैं आगे कि एडिमा कैसे डेवलप होता है। मान लीजिए पेशेंट नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। पेशेंट नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं और इस पेशेंट नंबर 1 का मान लीजिए ये एक टिश्यू है। हमें पता है जब टिश्यू है तो टिश्यू किससे मिलकर के बना होगा? सेल से मिलकर के बना होगा। सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है और जब सेल लगातार कम करती है तो उसको CO2 बाहर निकालनी होती है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने होते हैं और CO2 को बाहर निकालनी होती है। अब टिश्यू के लिए अगर अपन बात करें तो ब्लड लेकर के आती है आर्टरी, आर्टीरियल्स, आर्टीरियल कैपिलरीज। और आर्टीरियल कैपिलरीज से पता है हमें आगे की ओर क्या बनती है? वीनस कैपिलरीज। ये वीनस कैपिलरीज, ये आर्टीरियल कैपिलरीज। अगर हम बात करें तो इसी के साथ अपन ने बात की थी कि यहां पर कुछ होती है लिम्फेटिक्स, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन और लिम्फ को ड्रेनेज करने का काम करती है। अब हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट नंबर ए। पेशेंट नंबर ए है, इसके अंदर किसी भी वजह से अबनॉर्मली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अबनॉर्मली हाई है, जबकि ऑनकोटिक प्रेशर इसका क्या है? नॉर्मल है। ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मल है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसके अंदर क्या हो गया? बढ़ गया है। वैसे भी अगर अपन बात करें तो ये आर्टीरियल कैपिलरीज के अंदर ब्लड आ रहा है और हमने भी बात की कि नॉर्मली भी जो आर्टीरियल एंड होता है उसके ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन इस पेशेंट के अंदर क्या हुआ है? अबनॉर्मली ये कंडीशन डेवलप हुई है जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वैसे भी ज्यादा होता है लेकिन ये और ज्यादा बढ़ गया है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अबनॉर्मल है, जबकि इस एंड के ऊपर ऑनकोटिक प्रेशर हमें पता है वैसे ही क्या होता है? कम होता है। इधर अपन ने बात की थी कि जो ये आर्टीरियल एंड होता है, इस आर्टीरियल एंड के ऊपर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। लेकिन अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो प्रेशर बढ़ा है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा है। मान लीजिए जब प्रेशर ये नॉर्मली ज्यादा नहीं था, वैसे आर्टीरियल एंड पे ज्यादा ही होता है, लेकिन बढ़ा हुआ नहीं है, अबनॉर्मल नहीं है। तो यहां पर हमें पता है आर्टीरियल एंड से इस टिश्यू के अंदर फ्लूइड लीकेज होता है। अराउंड 20 ml फ्लूइड मान लीजिए यहां पे लीकेज हुआ था नॉर्मली। लेकिन अब यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है तो 20 ना होकर के मान लीजिए 30 ml फ्लूइड लीकेज हुआ है। कितने फ्लूइड लीकेज हुआ है? 30 ml फ्लूइड लीकेज हुआ। 30 ml फ्लूइड लीकेज हुआ, सेल के पास में गया तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल को दे दिए गए। और वीनस एंड पे ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर की मान लीजिए कैपेसिटी है कि वो 20 ml फ्लूइड को वापस क्या कर लेता है? सक करके ब्लड वेसल्स में ले आता है। नॉर्मली जब ये काम करेगा तो 20 ml फ्लूइड वापस किस में आ गया? वेन में आ गया। अब 20 ml फ्लूइड तो वापस से अंदर आ गया है क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर तो नॉर्मली काम कर रहा है। उसी दौरान कुछ साथ में यहां पर प्लाज्मा प्रोटीन के टुकड़े भी यहां से क्या हो गए? बाहर निकले, लीकेज हुए, और उन प्लाज्मा प्रोटीन को लिम्फेटिक्स के द्वारा ड्रेन कर लिया गया।
अब इसमें आप देखेंगे कि यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से अब नॉर्मली 30 ml फ्लूइड लीकेज हुआ, उसमें से 20 ml तो वापस वेन में चला गया। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के टुकड़े या मॉलिक्यूल्स निकले थे, उनको भी लिम्फेटिक्स ने ड्रेन कर लिया। लेकिन इसके अंदर अगर अपन देखें तो 30 लीकेज हुआ, उसमें से 20 तो वापस सक कर लिया। लेकिन क्या हम कह सकते हैं इन सेल के आसपास में कितना फ्लूइड कलेक्ट हो गया? 10 ml फ्लूइड कलेक्शन हो गया। और ये 10 ml जो फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, ये क्या इस टिश्यू में स्वेलिंग कोज करेगा? आंसर जाएगा कि यस, ये इस प्रकार का जो फ्लूइड कलेक्शन हुआ है ये स्वेलिंग कोज करेगा। और स्वेलिंग कोज करेगा तो यही कंडीशन क्या कहलाएगी? इडीमा। अब पेशेंट नंबर 1 है, इसमें इडीमा तो डेवलप हुआ है, लेकिन इडीमा डेवलप होने के पीछे रीजन क्या है? तो आंसर जाएगा कि अगर किसी पर्सन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से ज्यादा फ्लूइड लीकेज होता है, उतनी वापस सकिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से टिश्यू में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, और वो टिश्यू में फ्लूइड का कलेक्शन क्या कहलाता है? इडीमा कहलाता है। क्या इसमें टिश्यू में कहीं पर भी प्लाज्मा प्रोटीन एक्यूमुलेट हुई है? आंसर जाएगा नहीं हुई है। तो प्लाज्मा प्रोटीन एक्यूमुलेट नहीं हुई है तो टिश्यू में पानी जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होगा, परमानेंट हार्डनेस नहीं करेगा। और ऐसे पर्सन के अंदर ये जो इडिमा हुआ है, इसको अगर अपन यहां से कंप्रेस करें टिश्यू को, तो टिश्यू को कंप्रेस करने पर यहां पर क्या होगा? पिट फॉर्मेशन होगा, खड्डा बनेगा। अगर इस पार्ट को कंप्रेस करेंगे तो यहां पर खड्डा बनेगा, फ्लूइड आसपास में बिखर जाएगा। और इस प्रकार का जो इडिमा होता है जिसमें खड्डा बन जाए, उसको हम कहते हैं पिटिंग इडिमा। यानी कि इस पेशेंट नंबर 1 के अंदर अपन देख रहे हैं 2 कंडीशन डेवलप हुई है। कंडीशन नंबर 1 जिसमें फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, उसकी वजह से इडिमा डेवलप हुआ है। और दूसरी कंडीशन है कि ये जो इडिमा डेवलप हुआ है ये पिटिंग टाइप का इडिमा है, इसमें कंप्रेस करने पर पिट फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें इडिमा डेवलप होने का रीजन क्या है? तो आंसर जाएगा इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया था। उसके बाद में हम सेकंड नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंट नंबर बी। पेशेंट नंबर बी है जिसके अंदर अगर अपन बात करें तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया है। पेशेंट नंबर बी जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस हो गया, और प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होने से ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया है। अब अगर अपन बात करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए ये एक टिश्यू है। टिश्यू है, किससे मिलकर के बनेगा? सेल से मिलकर के बनेगा। सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, यस होती है। जब सेल काम करती है तो उसके द्वारा CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट बनाए जाते हैं जिनको बाहर निकालना है। टिश्यू के लिए हमें पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आर्टीरियल कैपिलरीज आती है। और वापस इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है वीनस कैपिलरीज, और वो आगे जाकर के वेन्यूल्स में और वेन में कन्वर्ट हो जाती है। साथ में प्लाज्मा प्रोटीन के टुकड़ों को ड्रेन करने के लिए यहां पर क्या पाई जाती है? तो आंसर देंगे लिम्फेटिक्स पाई जाती है। अब इस पेशेंट नंबर बी में एक कंडीशन अपन ने डिस्कस की है कि ऑनकोटिक प्रेशर इसमें कम हो गया है। और हमें पता है जो आर्टीरियल एंड होता है, आर्टीरियल एंड के ऊपर जनरली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है जबकि ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है। यहां पर क्या होता है? वीनस एंड के ऊपर देखिएगा, अपन ने बात की ऑनकोटिक प्रेशर वैसे ज्यादा होता है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन के लॉस होने की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया है, हाइड्रोस्टैटिक वैसे इस पे कम ही होता है। अब मेनली दिक्कत कहां आई है कि प्लाज्मा प्रोटीन की कमी से ये ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया है। अब इस पर्सन के अंदर क्या मैकेनिज्म होगी कि जब यहां पर ये ब्लड आएगा तो आर्टीरियल एंड के ऊपर तो वैसे भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा होने की वजह से यहां से मान लीजिए फ्लूइड लीकेज हुआ तो साथ में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टिश्यू के पास में, सेल के पास में चले गए। और मान लीजिए यहां पर 20 ml फ्लूइड का लीकेज हुआ। नॉर्मली कितना हुआ? 20 ml फ्लूइड लीकेज हुआ। जब ये ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मल होता है तो ये 20 ml का 20 ml वापस से क्या कर लिया जाता है? सक कर लिया जाता है, वेन के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन यहां ऑनकोटिक प्रेशर कम है, इस वजह से ये 20 ml फ्लूइड वापस वेन के अंदर ना आकर के इसमें से सिर्फ मात्र 10 ml फ्लूइड ही अंदर आएगा। यानी वापस फ्लूइड का सकिंग कितना हुआ है? 10 ml। तो बाहर 20 ml निकला है जो कि नॉर्मली निकलता है, लेकिन यहां पर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया तो उतना वापस से वेन में नहीं लाया गया।
20 बाहर निकला, उसमें से 10 ml फ्लूइड वापस वेन में आ गया। तो आप बताएं इस टिश्यू के अंदर, इस सेल के आसपास कितना ml फ्लूइड कलेक्ट हो गया है? आंसर देंगे कि हम 10 ml फ्लूइड कलेक्ट हो गया है। और ये 10 ml फ्लूइड जो कलेक्ट हुआ है सेल के आसपास में इंटरस्टिशियम में, क्या ये यहां पर स्वेलिंग कोज करेगा? आंसर जाएगा यस, स्वेलिंग कोज करेगा। और ये स्वेलिंग जो हो रही है फ्लूइड कलेक्शन की वजह से क्या कहलाएगी? इडिमा कहलाएगी। यहां इडिमा डेवलप होने का रीजन क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर का कम हो जाना। यहां पर कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकले होंगे और उन प्लाज्मा प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को लिम्फ वेसल्स के द्वारा या लिम्फेटिक्स के द्वारा क्या कर लिया गया? ड्रेन कर लिया गया। अब इसमें अपन देखें तो सिर्फ फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है, क्या किसी प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन एक्यूमुलेट हुई है? आंसर जाएगा नहीं हुई है। तो ये जो इडिमा डेवलप हो रहा है ये ऑनकोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से हो रहा है। किसी प्रकार की टिश्यू में प्लाज्मा प्रोटीन का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ है। और इस पार्ट को भी अगर आप कंप्रेस करेंगे, इस टिश्यू को भी आप कंप्रेस करेंगे तो वहां खड्डा फॉर्मेशन होगा, पिट फॉर्मेशन होगा। यानी कि ये जो इडिमा डेवलप हो रहा है ये भी किस प्रकार का है? तो आंसर देंगे ये पिटिंग इडिमा है। क्लियर है? पेशेंट नंबर ए के अंदर अपन ने देखा कि वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाने से फ्लूइड ज्यादा लीकेज हुआ, जबकि सकिंग नॉर्मल हो रही थी। तो ज्यादा फ्लूइड लीकेज हुआ और सकिंग नॉर्मल हुई, तो ज्यादा फ्लूइड लीकेज होने से 10 ml फ्लूइड कलेक्ट हुआ, इडिमा हो गया। उसमें इडिमा डेवलप होने का रीजन है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बढ़ जाना। इसमें इडिमा जो है वो पिटिंग इडिमा है। पेशेंट नंबर बी में अपन ने देखा कि इसमें भी इडिमा डेवलप हो रहा है, लेकिन इसमें रीजन है कि ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया है प्लाज्मा प्रोटीन की कमी की वजह से। इसमें भी क्या परमानेंट हार्डनेस नहीं है, इसको कंप्रेस करने पर खड्डा बन रहा है, पिट फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी पिटिंग इडिमा है। अब हम देखते हैं पेशेंट नंबर सी। पेशेंट नंबर सी जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग है। ये एक टिश्यू है, ऑब्वियसली सेल से मिलकर के बना होगा। सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। सेल जब काम करती है तो उसके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनको बाहर निकालना है, और CO2 लिबरेट होती है जिसको बाहर निकालना है। टिश्यू के लिए ब्लड लेकर के आती है आर्टीरियल कैपिलरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को लाएगी, न्यूट्रिएंट टिश्यू को लाएगी, और वापस ब्लड लेकर के जाती है वीनस कैपिलरीज, आगे वेन, वेन्यूल्स, वेन बनेंगे। अब एक पर्सन ये है, इसके अंदर दिक्कत यहां आ रही है कि जो लिम्फेटिक्स थी, जो लिम्फ को यहां से ड्रेन कर रही थी, उस लिम्फेटिक्स के आसपास में ग्रोथ होने की वजह से ये लिम्फेटिक ब्लॉक हो गई। ये लिम्फेटिक्स काम नहीं कर रही है, लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो गई। इस पेशेंट के अंदर अगर अपन बात करें तो दोनों ही प्रेशर नॉर्मल है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी नॉर्मल है और ऑनकोटिक प्रेशर भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इडिमा देखने को मिलेगा। अब बात आती है क्यों? हाइड्रोस्टैटिक भी नॉर्मल है, ऑनकोटिक प्रेशर भी नॉर्मल है, और हमें पता है जनरली इस एंड पर, आर्टीरियल एंड पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है। इस एंड पर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है। और इस पेशेंट में जस्ट ऐसा ही है, कोई भी प्रेशर अबनॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एडिमा डेवलप होता है। क्यों? तो देखिएगा, हमें पता है यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, इसलिए फ्लूइड यहां पर लीकेज होगा। यस हुआ, कितना हुआ? 20 ml फ्लूइड लीकेज हुआ, जिसने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल को दे दिए। इस एंड पर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा था तो उसने वापस से फ्लूइड की सकिंग करके ब्लड वेसल्स में डाल दिया। यस डाल दिया। कितना फ्लूइड डाल दिया? 20 ml डाल दिया, यानी कि 20 ml लीकेज हुआ, 20 ml ही वापस सक हो गया। क्या किसी प्रकार का फ्लूइड कलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। हमें पता है कि यहां पर छोटी साइज की प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज होती है, उन प्लाज्मा प्रोटीन को लिम्फेटिक्स क्या कर लेती है? ड्रेन कर लेती है। नॉर्मली ड्रेन हो जाती है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर लिम्फेटिक्स ब्लॉकेज है, तो क्या ये प्लाज्मा प्रोटीन वापस ड्रेन हो पाई? नहीं हो पाई। मान लीजिए एक दिन में 4 मॉलिक्यूल या प्लाज्मा प्रोटीन के इकट्ठे हो गए। हमने देखा 5-6 महीने के अंदर यहां पर खूब सारे प्लाज्मा प्रोटीन के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो गए। एक दिन में यहां एडिमा डेवलप नहीं होगा, लंबे वक्त के बाद में आपने देखा कि इस टिश्यू के अंदर जहां पर लिम्फेटिक्स ब्लॉकेज थी वहां पर खूब सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो गए, और जब यहां पर खूब सारा प्रोटीन इकट्ठा हो गया तो इस प्रोटीन ने अपना खुद का एक ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट कर लिया। जब खूब सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हुए तो उसने अपना क्या कर लिया? खुद का एक ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट कर लिया, और इस ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से अब जो फ्लूइड बाहर लीकेज होकर आ रहा है वो फ्लूइड इस प्रोटीन के साथ क्या हो रहा है? बाइंड हो रहा है। इस फ्लूइड को यहां पर क्या कर लिया? इस प्रोटीन ने यहां पर अपना खुद का ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट करके बाइंड कर लिया है।
यहां पर हम कह सकते हैं फ्लूइड और प्रोटीन दोनों आपस में बाइंड हो गए, यहां पर एक्यूमुलेट हो गया। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर कंप्रेस करें तो पहला तो इस पार्ट में टिश्यू में स्वेलिंग आ गई है, क्योंकि पानी और प्रोटीन एक्यूमुलेट हो गए तो इडिमा डेवलप हो गया। और इस इडिमा वाले पोर्शन को अगर अपन कंप्रेस करें तो यहां पर परमानेंट हार्डनेस मिलेगी, यहां पर पिट फॉर्मेशन नहीं होगा, खड्डा नहीं बनेगा। और ऐसा इडिमा जिसमें पिट फॉर्मेशन ना बन रहा हो उस इडिमा को हम कहेंगे नॉन पिटिंग इडिमा। आपने देखा होगा ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट को, उसमें जिस साइड का जो ब्रेस्ट है अफेक्टेड हुआ है, जिस साइड के ब्रेस्ट का कार्सिनोमा डेवलप हुआ है, मान लीजिए उसमें लेफ्ट ब्रेस्ट का हुआ है, तो लेफ्ट साइड के लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होगा और उसने क्या कर दिया, लिम्फ को वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर दिया। तो एक दिन में एडिमा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उस पर्टिकुलर अफेक्टेड आर्म के अंदर लिम्फ वेसल्स अफेक्टेड हो जाएगी, वहां से लिम्फेटिक ड्रेनेज बंद हो जाएगा। और लिम्फेटिक्स ड्रेनेज बंद होने के बाद में आप देखेंगे कुछ समय बाद में वहां पर प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाएगी, वो अपने साथ पानी को बाइंड करके परमानेंट हार्डनेस कर देगी लाइक ए स्टोन। तो ये जो इडिमा डेवलप होगा उसको अगर आप कंप्रेस करेंगे तो पिट फॉर्मेशन नहीं होगा, वो पिट फॉर्मेशन नहीं होने वाला इडिमा कहलाएगा नॉन पिटिंग इडिमा। उस नॉन पिटिंग इडिमा के अंदर आप बताएं उस फीमेल में हो क्या रही दिक्कत, क्या हाइड्रोस्टेटिक और ऑनकोटिक प्रेशर अबनॉर्मल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है, उसमें आ रही है प्रॉब्लम लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर, लिम्फ वेसल्स ब्लॉकेज हो गया है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर टिश्यू में प्रोटीन एक्यूमुलेट हुआ है, उस प्रोटीन ने पानी को बाइंड करके परमानेंट हार्डनेस कर दी है, और वो कहलाता है इडिमा। और कौन सा इडिमा, नॉन पिटिंग इडिमा। बात समझ में आई या नहीं, यस और नो, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो? आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए वापस से अपन इसको समराइज कर रहे हैं कि अभी तक अपन ने क्या डिस्कस किया है। अपन ने स्टार्ट किया इडिमा। इडिमा में अपन ने लिखा है कि टिश्यू के अंदर एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से टिश्यू में स्वेलिंग हो जाना इडिमा कहलाता है। इडिमा के अंदर अपन ने बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर पूरी बॉडी में इडिमा हो जाए तो जनरलाइज इडिमा कहलाता है, जिसको हम एनासार्का कहते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर इडिमा या स्वेलिंग हो जाए तो वो लोकलाइज इडिमा कहलाता है। उसके बाद में अपन ने बात की हार्डनेस के अकॉर्डिंग अगर कंप्रेस करने पर खड्डा बन रहा है तो वो पिटिंग इडिमा कहलाता है, और अगर वहां पिट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो नॉन पिटिंग इडिमा कहलाता है। उसके बाद में अपन ने बात की कि जब भी एनासार्का या जनरलाइज इडिमा होता है तो सबसे पहले फ्लूइड कलेक्शन अपनी आंख के आसपास पेरी ऑर्बिटल रीजन में होता है, इसलिए इसको पेरी ऑर्बिटल इडिमा कहते हैं। और यहां पर एक तो माइनर कैपिलरीज होती है जिसकी वजह से फ्लूइड इजीली लीक हो जाता है, और दूसरा लूज सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, इस वजह से यहां पर फ्लूइड कलेक्ट होने के लिए स्पेस इजीली मिल जाता है। तो जनरलाइज इडिमा की शुरुआत जो होती है वो पेरी ऑर्बिटल रीजन से होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की कि अगर हम इडिमा के कंसेप्ट को समझें कि इडिमा किस प्रकार से डेवलप होता है, तो अपन ने बात की कि इडिमा समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, और किस प्रकार से एक सेल से वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। हमने बात की कि ये एक टिश्यू की बात कर रहे हैं, जबकि वॉल बॉडी में यही कंसेप्ट क्लियर लागू होता है। एक टिश्यू है तो सेल से मिलकर के बना होगा। सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, और जब सेल काम करती है तो CO2 लिबरेट होती है और वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिनको हमें बाहर निकालना होता है। अब टिश्यू के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी लेके आती है, उससे आर्टीरियोल्स बनते हैं, फिर आर्टीरियल कैपिलरीज बनती है, और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है वीनस कैपिलरीज, उससे आगे वेन्यूल्स बनते हैं, फिर वेन बनती है। ऐसी क्या मैकेनिज्म होती है टिश्यू लेवल पर कि आर्टीरियल ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड आता है लेकिन जो वीनस वापस निकलता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। आर्टीरियल में न्यूट्रिएंट होते हैं, जबकि वापस वीनस जो निकल रहा है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए अपन ने बात की कि जनरली हमारी बॉडी के हर टिश्यू में आर्टीरियल एंड के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है जो कि फ्लूइड लीकेज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है। और जहां पर भी वीनस एंड होता है वहां पर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होता है जो फ्लूइड को वापस वेन के अंदर लाता है, और वहां पर हाइड्रोस्टेटिक कम होता है। नॉर्मल एक मैकेनिज्म हुई, उसके अंदर अपन ने देखा कि मान लीजिए आर्टीरियल एंड के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक ज्यादा था तो 20 ml फ्लूइड लीकेज हुआ, उस फ्लूइड के साथ डिजोल्व होकर के ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन चली गई, सेल को दे दी गई जिसकी जरूरत थी। और वीनस एंड के ऊपर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वही 20 ml फ्लूइड वापस से वीनस एंड के अंदर ड्रेन कर लिया गया या उसको वापस सक कर लिया गया, और जब फ्लूइड वापस आया तो वो सेल से CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को लेता हुआ आया। यानी कि जब बाहर फ्लूइड लीकेज हुआ तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल के पास में गए, और वापस जब ब्लड आया ब्लड वेसल्स के अंदर इस वीनस सप्लाई के अंदर तो वो CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को लाया, तो सेल की सर्विस हो गई।
किसी प्रकार का फ्लूइड कलेक्शन नहीं हुआ, और कुछ माइनर या स्मॉल साइज के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी लीकेज हुए थे जो कि लिम्फेटिक्स के द्वारा ड्रेन कर लिए गए। तो इस वॉल टिश्यू के अंदर आप देखेंगे कि जब तक ये प्रेशर नॉर्मल हो, लिम्फेटिक्स प्रॉपर काम करें, किसी प्रकार का फ्लूइड कलेक्शन नहीं होता है। सेल की सर्विस हो जाती है, सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दे दिए जाते हैं, सेल से CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को ले लिया जाता है। अब अपन ने बात की कि ये तो नॉर्मल फिनोमिना है। अबनॉर्मल कंडीशन अपन ने डिस्कस की थी। सबसे पहले अपन ने पेशेंट नंबर ए, उसमें हमने देखा कि उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, ज्यादा आईवी रूट से फ्लूइड दे दिया, प्लाज्मा बढ़ गया, पानी बढ़ गया, हाइपरवोलीमिया हो गया, जिससे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा तो अपन ने देखा कि इस आर्टीरियल एंड पे जो 20 ml पानी लीक नॉर्मली होना चाहिए था, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने से ज्यादा लीकेज हुआ, 30 ml लीकेज हुआ। जबकि ऑनकोटिक तो उतना ही है जो कि नॉर्मल होना चाहिए, तो उसकी तो कैपेसिटी थी 20 ml को वापस सक करने की, 20 ml वापस वैन में डाल दिया गया। लीकेज 30 ml हुआ, उसमें से 20 ml वापस सक कर लिया गया, वैन के अंदर ले आया गया। तो यहां पर हम कहेंगे टिश्यू में सेल के आसपास में 10 ml फ्लूइड का कलेक्शन बच गया, लेकिन सिर्फ पानी ही कलेक्ट हुआ है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन कलेक्ट नहीं हुई, उनको लिम्फेटिक्स ने ड्रेन कर लिया है। और इस 10 ml पानी के कलेक्ट होने की वजह से टिश्यू में स्वेलिंग हो गई। कंडीशन क्या कहलाई? इडिमा। और इसको कंप्रेस करने पर खड्डा या पिट फॉर्मेशन हुआ है, क्या कहलाएगा? पिटिंग इडिमा। यानी पेशेंट नंबर ए में इडिमा डेवलप हो रहा है, लेकिन इडिमा डेवलप होने का रीजन है अबनॉर्मली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बढ़ जाना, और इसमें जो इडिमा डेवलप हुआ है वो पिटिंग टाइप का इडिमा है। पेशेंट नंबर बी अपन ने डिस्कस किया, जिसमें सारे प्रेशर नॉर्मल है, सिर्फ उसमें प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो गई है, और प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होने से ऑनकोटिक प्रेशर गिर गया है। अब ऑनकोटिक प्रेशर गिरा तो हुआ क्या था कि आर्टीरियल एंड पर तो नॉर्मली 20 ml फ्लूइड लीकेज हुआ, और अगर ऑनकोटिक प्रेशर सही होता तो 20 का 20 ml वापस ड्रेन कर लिया जाता, यहां इडिमा डेवलप नहीं होता। लेकिन ऑनकोटिक प्रेशर जबकि इसमें कम हो रखा है, तो 20 ml फ्लूइड वापस ड्रेन ना होकर के 10 ml फ्लूइड ड्रेन हुआ है, तो टिश्यू के अंदर सेल के आसपास कितने ml फ्लूइड कलेक्ट हो गया? 10 ml फ्लूइड कलेक्ट हो गया, और ये टिश्यू में स्वेलिंग ला देगा, और इसी को हम कहते हैं इडिमा। लेकिन यहां पर लिम्फेटिक्स प्रॉपर काम कर रही है, तो क्या प्लाज्मा प्रोटीन इसमें कहीं पर भी एक्यूमुलेट हो रही है? क्या आंसर जाएगा? नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के इडिमा को कंप्रेस करने पर पिट फॉर्मेशन होगा। यह भी किस प्रकार का है? पिटिंग इडिमा। उसके बाद में पेशेंट नंबर सी, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक और ऑनकोटिक प्रेशर दोनों ही नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत यह आ रही है कि जो लिम्फेटिक्स है वो लिम्फेटिक्स ब्लॉकेज हो गया है। अब इसमें नॉर्मली 20 ml फ्लूइड लीकेज हुआ, 20 ml वापस ड्रेन हो गया। एक ही दिन में यहां पर एडिमा डेवलप नहीं होगा, लेकिन कुछ 4-5 प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो ड्रेन लिम्फेटिक्स करती थी वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लिम्फेटिक्स ब्लॉकेज हो गया। अब उसमें एक ही दिन में नहीं, लेकिन लंबे टाइम के बाद में देखेंगे हम टिश्यू में धीरे धीरे प्लाज्मा प्रोटीन एक्यूमुलेट होती जाएगी, और जब खूब सारी प्लाज्मा प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो खुद का अपना एक ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट कर लेगी टिश्यू में, और वो ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट करने के बाद में जो पानी लीकेज होकर के आएगा उसको अपने साथ बाइंड कर लेगी, और ये यहां पर परमानेंट हार्डनेस हो जाएगी। अगर इस पार्ट को अपन कंप्रेस करेंगे तो पिट फॉर्मेशन नहीं होगा, ये नॉन पिटिंग एडिमा कहलाएगा। इस प्रकार का एडिमा हमें कैंसरियस पेशेंट में देखने को मिलता है। आपने ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट देखा होगा, जिसमें जिस साइड का ब्रेस्ट अफेक्टेड होता है या जिस साइड के ब्रेस्ट का कार्सिनोमा होता है, उस साइड की जो अपर लिम्ब होती है उसके अंदर ये एडिमा देखने को मिलता है, जिसको हम नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर में अपन ने एडिमा के बारे में जितना भी डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा, यस और नो। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।